जीआईएस चालू किया था, जीआईएस के हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे, और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स देख रहे थे कि कैसे कैसे इसमें जीआईएस को हम एक एडवांस्ड मैपिंग टूल कहते हैं, ये एक हायर ऑर्डर मैप है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था, और कैसे इसको डेटाबेस और डेटा साइंसेस से कनेक्ट करते हैं, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ये सब चीजें हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और फंक्शंस देखे थे। तो मेजर चीज इसमें है कि ये डेटा साइंसेज है, और डेटा साइंसेज में डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, डेटा एंट्री होती है, डेटा जो होल्डिंग होती है कैपेसिटी किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल बनाती है। तो हम कैसे इसको कैपेबल समझते हैं कि जीआईएस एक डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि एक है स्पाशियल और एक है नॉन स्पाशियल डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन स्पाशियल में हमारा क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट डेटाबेस होता है, जो टेबुलर डेटा होता है वो हम अटैच कर सकते हैं स्पाशियल के साथ। जो जीआईएस में सब कुछ है वो जियो रेफरेंस्ड है। हमने ये भी बात की थी कि सारी की सारी चीजें हैं वो जियो रेफरेंस्ड है। each and every part on GIS, whether it is spatial or attribute data, they are attached to some point which is referenced to this earth surface. मैंने लास्ट टाइम आपसे ये भी डिस्कस किया था कि ग्रेटिक्यूल्स जो हैं दे आर लाइक रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं आज थोड़ा सा उसका ब्रीफ फिर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेटाबेसेस, जो हमारे दो मेजर डेटाबेसेस हैं, उसके साथ लेके जाना चाहता हूं कि कैसे हम ये करते हैं। तो मैं अभी स्लाइड्स शेयर करता हूं आपके साथ। तो हम जितना हमारा डेटाबेस है उस डेटाबेस को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा दो टाइप का डेटा था। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया कि जो डेटा जीआईएस में हम एंटर करते हैं वो स्पाशियल डेटा है, और सेकेंड टाइप का जो डेटा है वो एट्रीब्यूट डेटा है। एट्रीब्यूट जो डेटा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट के बहुत सारे ओरेकल है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आईडीबीएमएस है, तो ये सारे सिस्टम वहाँ पे है। तो डेटा एंट्री होती है, और डेटा एंट्री के बाद फाइल्स बनती है, टेबुलर डेटा होता है, जैसे हमारे कॉल सेंटर्स में डेटा होता है, जैसे कस्टमर लेवल का डेटा होता है, वो सारा हमारा ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कोई भी साइट का डेटा है, मटेरियल्स का डेटा है, तो वो एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है। तो एट्रीब्यूट डेटा है। साइट का लोकेशन है वो स्पाशियल में आएगा। तो जो साइट का डेटा है हमारा, तो यहाँ पे दो टाइप का डेटा है। मेजर डेटा जो होता है वो स्पाशियल डेटा है। स्पाशियल डेटा को हम दो टाइप से एंटर कर सकते हैं, एक हम रास्टर डेटा कर सकते हैं और सेकेंड हम वेक्टर डेटा कर सकते हैं। दो टाइप की डेटा मॉडलिंग हो सकती है जिससे हम डेटा एंटर कर सकते हैं जीआईएस में। तो फर्स्ट हमारा जो रास्टर डेटा है, ये जो मैं ऊपर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ एरो, यहाँ पे ये रास्टर डेटा है, ये एक वेक्टर डेटा है। दोनों का अलग अलग डिटेल में मैं आगे जाऊंगा। और ये नीचे रियल वर्ल्ड का मतलब एक्चुअली जो वर्ल्ड यानी कि साइट पे जो एक्चुअल है उसका जब हम मैपिंग करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ये यहाँ पे रियल वर्ल्ड में क्या लिखा हुआ है, ऊपर फॉरेस्ट जैसा लिखा हुआ है, ये मार्शी लैंड है, मतलब थोड़ा कीचड़ सा है, ये पानी का पॉन्ड सा है, और ये एक नाला सा है या रिवर सा है, ये आप बोल दो रिवर सा है। तो ये रिवर को इस वे में प्रेजेंट करते हैं, इस वे में प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। मैं धीरे धीरे आपको रास्टर और वेक्टर का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये जब भी हम जीआईएस को समझते हैं तो हमें रास्टर और वेक्टर समझने में बहुत बार परेशानियां हो जाती है कि हम इसको एक्चुअली कैसे हैंडल करें डेटा को। तो डेटा समझने के बाद उसको एंट्री तो हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन कैसे करनी है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है आपकी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, एक स्लाइड में आप इसको देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, लोकेशन होता है, वॉल्यूम होता है, डायमेंशनलिटी होती है, जैसे पॉइंट, लाइन, एरिया जो प्रीवियस पिक्चर में देखा था। कंटिन्यूटी होती है, जैसे रिवर चल रही है तो उसका कंटिन्यूएशन है। ये एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जाएगी उसकी कंटिन्यूटी भी होती है, फीचर्स भी होते हैं। तो ये हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि वहां पे एक लोकेशन होती है, कोई भी जियोग्राफी में वो लोकेशन देनी पड़ती है, उसमें कितना वॉल्यूम मतलब क्वांटिटीज कितनी है, डायमेंशंस कितनी है, छोटा है या कंटिन्यूअस थिन लाइन है या एक लार्ज एरिया कवर करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अभी हम जब डेटा बिल्ड करेंगे, जो जीआईएस की इंफॉर्मेशन है उसको जैसे जीआईएस में एंट्री करते हैं, तो सिंपल जियोग्राफिक फीचर कैन बी यूज्ड टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स वंस।
मोर कॉम्प्लेक्स मतलब एक ही मान लो रिवर चल रही है और उसके अराउंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूसरी है कि दूसरी पानी यहाँ से आ रहा है, इसमें गिर रहा है, और किसी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ कनेक्ट हो रही है। तो एक एक छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी का करके बड़ा एक हम सारा क्यूमुलेटिव ले सकते हैं या इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सिंपल जियोग्राफिक फीचर्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स वंस। Areas are made up of lines which are made up of points represented by their coordinates। ये एक स्लाइड में मैं और क्लियर करूंगा आपको। जैसे पूरा का पूरा हम एरिया है किसी हम मान लो कि रेलवे ट्रैक का काम कर रहे हैं, तो हमें लैंड एक्विजिशन का काम करना है, पूरा लैंड में कट फिल का काम करना है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है कि कितना कट फिल का करना है, तो वो हम कैसे मार्क करेंगे कि लाइन से मार्क करेंगे मैप पे। और लाइन कैसे बनी हुई है? पॉइंट से बनी हुई है। तो जीआईएस में हम बेसिकली कैसे डिमार्केट करते हैं कि हर चीज को हम पहले एरिया को पॉलीगन बना देते हैं, फिर पॉलीगन जो है वो लाइन से बनी हुई है, उस लाइन को डिफाइन करते हैं, और हर लाइन को एक फीचर, हर लाइन जो है पॉइंट से भी बनी हुई है। तो ये एरिया है, एरियाज आर कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस एंड लाइंस आर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है समझने के लिए कि बेसिक यूनिट्स आप मान सकते हो ऐसा कि पॉइंट्स हैं। तो ये थोड़ा समझने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये चीजें आपके दिमाग में और क्लियर होती जाएगी। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स फीचर्स का मतलब है कि जैसे ही हम कोई मैप लेते हैं तो वो इतना इजी तो नहीं होता समझने में। उसकी जो अंदर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स को हम कैसे क्रिएट करें, हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। हमें जीआईएस का सॉफ्टवेयर तैयार नहीं करना पड़ता, लेकिन जो अंदर मैप तैयार करते हैं उसकी तो डिटेल्स हमें डाल के तैयार करनी पड़ती है, या किसी ने डाली हुई है तो हम उसको यूज करते हैं। तो वो जो फीचर्स एप्लीकेशन जिसने मैप बनाया है उसको बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ जीआईएस एप्लीकेशन। और जीआईएस का सॉफ्टवेयर, जैसे मैं क्यूजीआईएस कहता हूँ, वो एक बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक खाका है। तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि उसमें जो फीचर्स हमें डेटाबेस डालना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ताकि हम उस पर एनालिसिस करके कुछ डिसीजन ले पाए, हम हमारा सिविल इंजीनियरिंग का उस पर प्रोजेक्ट कर पाए। ये समझने लायक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द फीचर्स, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन की, कि जियोग्राफी में कैसे, वैसे जियोग्राफिक फीचर्स होते हैं। मान लो रिवर है या माउंटेन्स हैं, या कि कट फिल में पूरा का पूरा एरिया है तो उसके आरएल्स हैं, डिफरेंट अंडुलेशंस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों के क्या क्या फीचर्स होते हैं हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट के क्या फीचर हैं। तो वो साइज है उसका कि कितना बड़ा है, दिल्ली से मुंबई तक का है या अहमदाबाद से केवल महसाणा तक का ही है साइज। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं हम उसको कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे कट फील ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे लैंड प्लेन है। देन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, वेयर द ग्रीनरी इज मोर, हमें पेड़ों को कितना काटना पड़ेगा, या सिंपल लैंड है, या सोइल का कौन सा है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है जो कंटिग्यूटी है। ये जो एक एक आप फीचर्स की प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, फीचर मतलब ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि मैप में जितने भी हम पॉइंट, लाइन और एरिया मार्क करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। आप समझिए, कंटिग्यूटी है, जैसे रिवर है कंटिन्यूअस है तो ये फीचर की एक प्रॉपर्टी हो गई। डिस्क्रीट है तो हम पॉइंट से मार्क कर देंगे। नेबरहुड, कि रिवर के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में क्या है, नेबरहुड में क्या माउंटेन्स है या कोई टाउन है बाजू में, तो नेबरहुड में क्या है। हम किसी दूसरी कंट्री का मैप देख रहे हैं तो हमें नेबरहुड यदि पता है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ उसकी रिलेशनशिप बना सकते हैं मैप पे। तो ये नेबरहुड एनालिसिस जीआईएस में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आजू बाजू क्या है। नेबरहुड का मतलब हुआ आसपास क्या है, तो आसपास की हमें जानकारी कैसे मिले, हम बोल सकते हैं उसको हम डिजिटाइज कैसे करें, तो वो नेबरहुड में उसको बोलते हैं टोपोलॉजी बिल्डिंग। टोपोलॉजी बिल्डिंग में आपको जब वेक्टर डेटा मॉडल पढ़ाऊंगा तब मैं टोपोलॉजी बिल्डिंग का तरीका बताऊंगा, लेकिन वो नेबरहुड एनालिसिस है। नेबरहुड से हमें पता चलता है कि कोई फीचर कहाँ है। सर्च जब करते हैं हम, जब उसमें क्वेरी करते हैं हमारी मैप में, पूरी इंडिया का मैप है और यहाँ पे मान लो मध्य प्रदेश की हमें
सोइल्स का जानकारी चाहिए कि वहां पे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है और कैसी टाइप की सोइल है, तो वहां पे भोपाल के पास कौन सी सोइल है, भोपाल से 10 किलोमीटर कौन सी है, तो भोपाल क्या हुआ, नेबरहुड हुआ। और 10 किलोमीटर आगे आपको एक फार्म हाउस में बिल्डिंग बनानी है, तो वहां की सोइल आप रिट्रीव कर सकते हो, यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैप। तो नेबरहुड क्या हुआ, भोपाल हुआ। तो भोपाल क्या हुआ, यदि आप उसको पॉइंट फीचर से डिफाइन कर रहे हो, तो भोपाल एक फीचर हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ मैप पे। ओके, शेप ऑफ द फीचर इज इंपॉर्टेंट कि कैसा है ये, शेप में सर्कुलर है, स्क्वायर है, राउंड है, स्मॉल है, लार्ज है। So ये different shapes are also of meaningful. We could make it out that what the object is on the map. Then the scale of map. Scale of map में दो चीजें हैं, एक तो scale of map, एक है scale of the features. Whether the feature object on the surface is large or small. The second thing, when we map it, then there is a scaling down of anything. बड़ा पूरा अहमदाबाद हो सकता है एक डॉट से दिख रहा है, and sometimes an electric pole we are showing by a dot, a point. Dot means a point. So that is also a feature, a property of the feature. Now look at the last property is the orientation. That sometimes some portion of the features are say east facing, जैसे लीवार्ड है या सन साइड कोई हिल्स है उसका सन फेसिंग है या अदर साइड है, तो वहां पे शेडो रहेगा, या ग्रीनरी वाला पोर्शन है कि नहीं है। तो ये ओरिएंटेशन का भी एक बहुत मायने रखता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर में भी। यदि हम कोई भी मैप बनाते हैं तो डिफरेंट जो फीचर्स हैं, जो नेचुरल फीचर्स हैं और मैन मेड फीचर्स हैं, वो कैसे ओरिएंटेड है। जैसे साबरमती रिवर है, वो अहमदाबाद को it divides into two parts almost now. So that orientation of river, whether it is a straight or it is a zigzag, and how it moves and how it is settled from north to south or east to west. So that kind of orientation means simply जो हम मैप पे बनाते हैं ना ड्राइंग्स में, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पे एक नॉर्थ का एरो बनाते हैं, तो वो क्या डिपिक्ट करते हैं कि हमारी बिल्डिंग के जो नक्शे हैं वो कैसे ओरिएंटेड है। व्हेन नॉर्थ इज केप्ट अप देन आवर बिल्डिंग इज लुक लाइक दिस वे। और हम पहले नक्शा बना देते हैं तो हमें फिर नॉर्थ उसका सेट करना पड़ता है। सो यू आर डूइंग नथिंग, यू आर ओरिएंटिंग योर बिल्डिंग विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट नॉर्थ डायरेक्शन। अभी उन्हीं चीजों को, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द जियोग्राफिक फीचर्स जो हमने अभी इंफॉर्मेशन देखी थी, उसी को एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे साइज है तो साइज ऐसे मैटर करती है, ये सारी चीजें ऐसा ही दिखेगी, लेकिन इसी वे में हमें सीखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे हमारा एक सिविल इंजीनियरिंग को हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हम बड़े स्ट्रक्चर्स में डील करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बट दोज हु आर डूइंग एनालिसिस, दोज हु आर डूइंग डिजाइन, दे अंडरस्टैंड कि स्टेट प्रो में क्या जाता है, केवल फिगर्स जाते हैं, डिटेल्स न्यूमेरल्स जाते हैं कि इतना लोड है तो लोड चला गया, लोड का ये इतना चला गया और उसमें से डिजाइन आ जाता है। बट द बेसिक थिंग इज व्हाट गोइंग इनसाइड मैपिंग इज सच थिंग्स, साइज दिस मच, नेबरहुड तो ये सर्कल के कितने अंदर कितने बाहर हैं तो ये दिखा रहा है, शेप इस टाइप की है या इस टाइप की है, डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड है या स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये डॉट है, ये डॉट का मतलब हुआ, मान लो कि मंदिर है अहमदाबाद में, ये मंदिर की पोजीशन है। टेम्पल्स, देन 5 टेम्पल्स आर, दे आर इन वन लोकेलिटी और दे आर ऑल अराउंड द सिटी। सो दिस इज हाउ द पैटर्न्स, पैटर्न में डिफरेंट पैटर्न्स कैसे ये समझ सकते हो इसमें, क्योंकि सब रैंडमली है onto the map or they are in group like this. So this is, there is a kind of pattern generating out of the data set. So this is distribution of one data set here, and this is creation of pattern here, and this is random sampling here, and scaling of this, look at here, scale. This is orientation, this direction or that direction. This is contiguity, whether broken thing or feature
or object is broken or a straight, whether it is continuous or straight. I assume that you are comfortable with the features and its I assume that you are comfortable now with the features, characteristics, मैप पे क्या क्या है ये आप समझ पाए होंगे. अभी मैं आपको दूसरा चीज दिखाता हूँ. Now this slide is visible ना? GIS analysis. Yes, sir. Okay. Let's read this. Much of GIS analysis and description consists of investigating the properties of geographic features and determining the relationship between them. ये चीज आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी हर टाइम जब भी हम GIS को डील करते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को डील करते हैं, इवन जो हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं तो ओवरऑल जियो इन्फॉर्मेटिक्स इसी पे डील करता है. देखिए आप, जो रिमोट सेंसिंग है वो डेटा कैप्चरिंग का है. यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करते हैं. जो डेटा वहां से कैप्चर किया वो रास्टर बेस होके GIS में ही आ जाएगा. GIS में ही लेके आ सकते हैं हम. जो रिमोट सेंसिंग से हमने इमेजेस को कैप्चर किया, इंफॉर्मेशन कैप्चर किया, वी कैन इनपुट दैट information, image information into GIS as a raster image and that information become part of it. Then GIS क्या चीज है देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट है GIS के बारे में. मच ऑफ GIS एनालिसिस, हम क्या करेंगे GIS के साथ, हम एनालिसिस ही करने वाले हैं. हम मैप बना के केवल कार्टोग्राफर तो बनने वाले नहीं है, हम तो सिविल इंजीनियर हैं. तो सिविल इंजीनियरिंग का काम, हमारा सिविल इंजीनियर का काम क्या है कि डिराइव करना इंफॉर्मेशन ताकि हम अपने प्रोजेक्ट कर पाए. तो मच ऑफ GIS एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स. जैसे मैंने आपको सोइल का एग्जांपल दिया था कि भोपाल से 10 किलोमीटर दूर आपको फार्म हाउस बिल्ड करना है. आपको मान लो कलकत्ता के हुबली पे एक नया ब्रिज का डिजाइन करके देना है, तो हुबली के नीचे जो पानी का फ्लो है वो कितना है और उसमें कौन सा बेड पे सोइल मटेरियल है या कौन सा रॉकी मटेरियल है, ये जानकारी आप GIS मैप पे, यदि GIS एप्लीकेशन बिल्ड है तो यहाँ बैठे बैठे हम उसकी अच्छी जानकारी ले सकते हैं. अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ की एजेंसीज को बोलना पड़ेगा कि आप रिपोर्ट भेजो. और GIS में केवल एक एप्लीकेशन है जो शेयर की जा सकती है और उससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. आजकल ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू, कनेक्टेड GIS के थ्रू भी मिल रही है. जो GIS है एक कंप्यूटर में भी है और कंप्यूटर का कनेक्टिविटी भी है कि सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है. यहाँ से कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल है वहाँ की कनेक्टिविटी है और सारे से स्टेट कैपिटल्स आर कनेक्टेड, देयर रिपोजिटरी डेटा सेट्स आर कनेक्टेड. तो वो सारा का सारा डेटा सेट हम दूसरे स्टेट्स का यहाँ बैठे दे सकते हैं या दूसरे कंट्रीज का, इवन से अफगानिस्तान और से भूटान. So any country, take you name, and you could retrieve the data based on the data sharing policy between two countries. तो वो हम डेटा उसके साथ शेयर कर सकते हैं या हम रिसीव कर सकते हैं. So वो चीज हमें यहाँ पे जानने को मिल सकती है. So this way we are making ourselves exposed, or rather we are making ourselves available to the international community through such analysis, that we are capable of analyzing the things, we are capable of analyzing the data set, we are analyzing the materials which are there onto the GIS platform. So GIS क्या करता है, हमें investigating the properties of geographic features. फीचर्स में सोइल भी आ गई, कट फिल भी आ गया, रोड का अलाइनमेंट भी आ गया, कैनाल का डिगिंग भी आ गया, रिजर्वोयर का लोकेशन भी आ गया, हाईवे या सुपर हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन भी आ गया, या आपको यहाँ से मटेरियल 50 किलोमीटर दूर से अपनी साइट पे लेके आना है, तो वो साइट का एक्सप्लोर करना, आपको वे बनाना. जैसे अभी गलवान घाटी में रोड बन रही है तो वहां तक मटेरियल नहीं लेके जा सकते, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको उस एरिया का पूरा रीजनल
एरिया का एप्लीकेशन तैयार है आपके पास, तो आपको हर एरिया में आज ही जाके मैनुअल सर्वे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कि थिंग्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर एनालिसिस। सो जियोग्राफिक फीचर्स एंड डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इन्फ्लुएंस कैसे करती है, और इन राइट वे इन्फ्लुएंस कर रही है या रॉन्ग वे इन्फ्लुएंस कर रही है, वो चीज भी हम यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन टू द GIS एप्लीकेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे फंक्शंस के बारे में बात की थी, फंक्शंस के बारे में बात की थी। ये जो पॉइंट है GIS कैपेबिलिटीज, जो GIS की क्या क्या कैपेबिलिटी है, a GIS package should be able to move between map projections, coordinate systems, datums and ellipsoids। ये क्या है? जैसे कोई भी मैप है तो जनरली क्या होता है कि पेपर मैप से हम स्कैन करते हैं, जनरली मैं बोलता हूँ, जैसे आपको अहमदाबाद का या चांदखेड़ा का लास्ट टाइम मैंने मैप बनाने के लिए दिया था, तो आप क्या करेंगे कि या तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट से मैप को डाउनलोड करेंगे, या आप अहमदाबाद का मैप को सर्वे ऑफ इंडिया के मैप से डाउनलोड करके अपने एरिया का मैप को स्कैन करेंगे। स्कैन करने का मतलब आप फोटो लेंगे और यहाँ पे इनपुट करेंगे QGIS में। तो जो मैप का प्रोजेक्शन है, जब आप मैप को सेव करते हैं तो प्रोजेक्शन, एक तो बनाते वक्त उसका मैप का प्रोजेक्शन क्या था, तो वो फीचर्स उसी प्रोजेक्शन से हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी मैप बनाते हैं तो मैप में प्रोजेक्शन में ये ध्यान दिया जाता है, जब हम अर्थ को फ्लैट करते हैं, मैप का मतलब अर्थ तो ग्लोब है, एक एलिप्टिकल ग्लोब है, ऐसा सीधा कोई है नहीं कि पेपर जैसी अर्थ है, ऐसा तो है नहीं। तो ये पहले बोलते थे कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल है नहीं, मोस्टली दिस रिजेंबल इलिप्टिकल शेप। तो जब हम इसको फ्लैटनिंग करते हैं मैप पे, जब खोलते हैं इसको, ऐसे खोलते हैं तो खोलते हैं और पेपर पे 2D में मैप में कन्वर्ट करते हैं, तो डिफरेंट प्रोजेक्शन सिस्टम होते हैं। खोलते हैं तो कोई भी राउंड चीज, आप क्रिकेट की जब टेनिस बॉल को काटोगे, काट के पेपर पे रखोगे, तो क्या होगा कि ये एग्जैक्टली 2D में आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कर्व्ड सरफेसेस हैं, कर्व्ड सरफेसेस फ्लैटन नहीं हो सकते। तो या तो उसकी लेंथ है वो बहुत सारी जगह से डिस्टोर्ट हो जाएगी, या बहुत सारी जगह से एरिया है जो डिस्टोर्ट हो जाएगा, या बहुत सारी जगह से एलिवेशंस डिस्टोर्ट हो जाएंगे। तो हम किस चीज पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अलाइनमेंट पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कट फिल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या लॉन्ग सिल्क रूट जैसे चाइना ने बना रखा है इतना लंबा कि 3000 किलोमीटर का सिल्क रूट बना रही है कोई कंट्री, तो कौन सा मैप अच्छा रहेगा? ये आपका काम कौन सी जगह पे है, इक्वेटोरियल रीजन पे है या पोलर रीजन्स पे है? तो डिपेंडिंग अपॉन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ क्रिएटिंग मैप्स। मैप मतलब वर्ल्ड मैप, जब हम कहते हैं कि अर्थ को अनफोल्ड करते हैं हम, तो जो मैप है वो डिफरेंट प्रोजेक्शन पे है। तो ज्यादातर जो GIS है इंक्लूडिंग QGIS, they are capable of handling the data in different map projections। equal area projection है, then something 86 projection है, there are many other types of projections which can be used। when you go to QGIS and you open, you will find that there are 8-9 projections mentioned in which most of the maps are created world over। so that is what is the meaning of that GIS should be capable। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा हो रहा है? मोस्टली ग्रेटिक्यूल्स जो हमारा ग्रीनविच को 0 मान के बनाया गया है उसी पे होता है। लोकल आपका कोई मैप है मान लो, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, नहीं तो हम ग्रेटिक्यूल्स जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, लेट लॉन्ग वाला, लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड वाला, तो वो मैप वर्ल्ड मैप बनता है। हमारा लोकल मैप बना हुआ है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो GIS कैपेबल होना चाहिए 2-3 कार्टेशियन में कैसे ओपन होता है GIS, and then how could we convert this to the international coordinate system or the absolute coordinate system।
द थर्ड इज डेटम। जब हम एलिवेशन की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो ये कौन सा डेटम ले रहे हैं? डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डेटम्स लेते हैं। जैसे हमारा पहले जब बिफोर इंडिपेंडेंस था ना, तो हमारा कराची का मीन सी लेवल था, अब बॉम्बे आ गया, तो हमारा जैसे डेटम चेंज होता है तो हमारी सारी की सारी पूरी इंडिया की जो डेटा हैंडलिंग है, अर्थ सरफेस की डेटा हैंडलिंग है, वो चेंज हो जाती है। इसी वे में यूरोपियन कंट्रीज का डेटम अलग है, यूएस का डेटम अलग है। तो हम जब डेटम अलग है तो उस चीज को कभी कभी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक डेटम से दूसरे डेटम पे। तो ये कैपेबिलिटी जीआईएस में होना चाहिए। ellipsoids are like how you consider the earth surface, whether this is which type of ellipsoid is there. So GIS should also be in position to deal with different assumed shape of the globe. So that is what this title means, this topic means, that GIS capabilities. So GIS के function जो देखे थे हमने और GIS के features देखे, components देखे थे, वो कैपेबिलिटीज से अलग है। फंक्शंस में वो क्या कर सकता है, कंपोनेंट्स में उसमें क्या है और क्या होना चाहिए कैपेबिलिटीज में। तो मेरे ख्याल से आप इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो तीनों टर्म्स को, कि कंपोनेंट्स, फंक्शंस एंड कैपेबिलिटीज। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कई बार चीजों को कंफ्यूज होके ओवरलैपिंग हो जाता है, तो दो उधर की दो इधर की लिख के उसमें सर्व करते हैं। सो दैट इज नथिंग लाइक कि आप खिचड़ी सर्व कर रहे हो किसी को, चीजें अनक्लियर है माइंड में, ऐसा फिर नोशन मिलता है एग्जामिनर को। सो टेक केयर दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो ये एक रास्टर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ड्रॉ ए मैप ऑफ योर फेवरेट प्लेस। तो ये एक मैप है जो राष्ट्र मैप है। राष्ट्र क्यों है? लास्ट टाइम मैंने आपको रिमोट सेंसिंग का, जब व्हेन आई वाज टीचिंग यू रिमोट सेंसिंग, then I explained you that raster images are like grid. So ये grid है and the smallest part of this grid is a cell. ये सेल है। तो आप ये देख सकते हो कि ये सेल्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये एक वर्ल्ड का मैप है। राष्ट्र व्यू क्यों है? क्योंकि ग्रिड है, सारी ग्रिड में ही चल रहा है। एंड नो ग्रिड इज हैविंग टू कलर्स, एवरी ग्रिड इज हैविंग ओनली वन सिंगल कलर, एंड देयर आर सो मेनी कलर्स हियर, ग्रीन, ब्लू, and then this is pigeon color, and then green again, then the orange. So what they are? Built environment. Built environment means this is a kind of continent. What is this? Water means oceans. Pacific होगा या Indian Ocean है या जो भी है। तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का नक्शा है, लेकिन वर्ल्ड का नक्शा किस में है? राष्ट्र व्यू में दिया हुआ है। राष्ट्र व्यू भी बहुत ही रफ टाइप का राष्ट्र है, बहुत ही कोर्स है। इट्स नॉट ए फाइन व्यू ऑफ द वर्ल्ड इन राष्ट्र मैप। ये जस्ट आपको एक दिखाने का तरीका है कि राष्ट्र में यदि हम वर्ल्ड का मैप देखें तो कैसे दिखे। तो ये राष्ट्र में कोर्स व्यू एक बहुत ही रफ आइडिया है, जिसमें एक पूरा का पूरा ग्रिड है, उसमें एक सेल है, वो कई 100 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो ये एक सेल है ना, एक सेल ग्रिड का, दैट रिप्रेजेंट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। सो दिस इज वेरी कोर्स map of the world. I take you to further slides. This raster and vector data model in GIS we are discussing. So this lecture and next lecture going to be very important. You keep a keen watch on the different terminology used. You keep writing. Terms appear very easy, but we forget. The things will get overlapped on your mind. So whenever there are new word or term in this, then you should get clear picture of those words and terms in GIS, because these two, raster and vector, are going to be crucial in understanding the GIS, because they are the basics or base in formation of GIS applications. So let's understand what the maps are. So what we are doing now, we are understanding maps as numbers in GIS. GIS requires that both data and maps be represented as numbers. Very interesting statement. Anik, this is very interesting. Look at GIS requires that both data and maps, means data means what? Attribute data. Maps means spatial data. Here you should distinguish between the terms. Hello.
I take one more slide after this, and then we'll conclude the lecture. I won't take much time so that you could digest the things. So here GIS requires that both data means attribute data, that we have seen the two types of data, attribute and spatial. Maps are always spatial. Maps may be raster maps and vector maps, be represented as numbers. Now inside the machine, inside the computer, inside the laptop, these maps are not like maps, but they are like digits. But what appears on the screen are like natural contiguous maps. There is continuity of all the features. So GIS requires that both data and maps be represented as numbers. The GIS places data into the computer's memory in physical data structures. The GIS places data, means data and maps both, data into computer's memory, that is machine memory, in a physical data structure, that is files and directories. Files can be written in binary or in ASCII text code. Binary is faster to read and smaller. ASCII can be read by humans and edited, but uses more space. So this is something related to machine, but the gist of this title or this point is that all the maps and data, whether attribute or spatial data, inside the GIS, they are stored as numbers. They get stored as numbers. Now we are switching over to the data models. Now we have seen this much about the GIS features, objects, and the importance of data types. And now we are going the data models, which I have been speaking to you, that we are going to understand the different data models. And there are two spatial data models. One is raster and the other is vector. Here we are starting. The logical data model is how data are organized for use by the GIS. The logical GIS have traditionally used either raster or vector for maps. Logical data models is how data are organized for use by the GIS. Logical data model. This is logical data model for attribute data. GIS have been traditionally used either raster or vector for maps, spatial data. This is last slide today. Two approaches to handling the spatial data in GIS. One is raster, second is vector model. In my first slide, you have seen the three layers in which there was one raster, second vector, and third was real world. Here also there are three layers. One is this, second is this, and third one is this. What is this? This is real world. The map, this is real world map. What paper map, you can say, paper map. You have created map on a piece of paper. Now you want to take it to GIS. That you need all the information of the features here. Which are the features? Here there is a hut. You can call it as a feature or object on the earth surface. This is, you can consider it as a road. इस हट के बाजू से ये रोड मूव कर रही है. There is a road highway going by near the hut, and onto this right side you can say here, down here there is a forest kind of thing, trees grown up, and between the forest what is there? A river flowing. River is flowing. So how many objects or features are there? One feature is hut, settlement, road, then trees, and then the river. So these many features. Now if you want to convert it to say raster, then what will happen to this? This hut is converted into this one cell grid. This is the hut converted into this. Now this road is not horizontal properly. So what we are taking, we are filling up this kind of. So this
Now road appears in the raster image like this. This road is going here, then there is a jerk directly coming down and then going straight and then coming down and going straight. So the whole meaning of creating the road in raster data model gone. We will understand this, that what are the disadvantages, because this is very a small level example, very small example to understand that what could be these. There are 4 trees. So how this green here, 1 tree, 2 tree, 3 tree, 4 tree, and 1 tree smaller than this hut is also occupying 1 complete cell. Look at this small tree is a smaller, 10 times smaller than this hut, is occupying 1 cell, is this cell being occupied for the hut. So look at this. Now this river is shown like this. There are 2 here blue dots, then it is coming down and going this way, 1 dot, 1 cell here, then coming back and then going here and then here. So this is river, how it is represented in raster image. Now I am coming to the vector side. Vector side, this is hut. This is hut represented by a area, polygon. I can call it a rectangular polygon. A rectangular polygon. And this is a road. Road is represented by a line, a straight line. A straight line. So comparatively good representation compared to this raster image. Hut is also a good, comparatively represented in better manner. Now this river I take, that how to represent river. Look at this river is perfectly drawn as it is by a line. By a line. And now let's look at a tree. I assume that these trees, this is a pattern. This is a group of trees. So I assume that this whole area is representing tree, and I have shown this by a polygon. Otherwise, I might have drawn 4 smaller rectangle like this to draw this tree, represent this tree. Or better, it should be from the top. If I look at this tree, then this should be a circular. So the shape of this tree onto the map should be circular rather than this is square. This is wrongly represented. Now this is a hexagon or pentagon drawn. Pentagon is nothing, a polygon. This is also a polygon. This is also a polygon. So this is area feature. Polygon is an area feature in vector. These are line features. And if there is no point feature shown in this map, point feature is not shown. I can show this tree by a point, just a point, depending upon scale of this whole map, depending upon the scale of this whole map. So you see 2 different type of data model in GIS. Then for a given map like this, paper map like this, or a information of the earth like this, we convert that to raster, and raster map would look like this, and a vector map would look like this. So this gives us no clue that what they are. So how this raster is still important, we'll see in our next lecture, and how this vector maps could be considered even better than these maps, we will also check in the coming lecture.